नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, जहां मैं जुड़ा हूं आपके साथ एक बेहतरीन सेशन लेकर। तो सभी साथीगण जल्दी जल्दी से लाइव आएंगे, सेशन को शेयर करेंगे, जुड़ेंगे मेरे साथ। आप लोगों के लिए बेहतरीन सेशन आज का होने वाला है। जो मित्र यहां पर लाइव नहीं जुड़े हैं, प्लीज जल्दी से लाइव आ जाएं और सेशन को शेयर करें। नमस्कार, प्रणाम रूपाली जी, मोहम्मद शुएब जी, हरपाल टंडन जी, राहुल तोमर जी, सभी साथियों को नमस्कार प्रणाम। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए, यूपीएसआई के लिए और भैया कांस्टेबल के लिए। वह बहुत ही शानदार बेहतरीन आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा जो पिछले कुछ सालों में यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो सभी साथीगण जल्दी से आ जाएं। क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस सी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। सभी साथीगण जुड़ेंगे मेरे साथ, सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जिन्होंने चैनल अभी तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए या नंबर डालकर रजिस्टर करिए। यूज कोड में आप लोग अजीत लाइव कोड डाल सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट यहाँ पर मिलेंगे। तो अजीत लाइव कोड का आप लोग प्रयोग करें, शानदार तरीके से पढ़ें। यूपीपीएससी एंड ट्रिपल एससी के द्वारा 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 24 महीने पर 1 महीने का यूपीएससी ऑप्शनल कोर्स फ्री है। तो आप लोग सभी साथीगण जुड़ जाएं। पता है यूपीपीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट आप लोगों के लिए चल रहा है, जो कि 11 बजे होता है एवरी संडे। आज 11 बजे हुआ होगा। 1 रैंक पर 100%, 2 से 3 रैंक पर 50%, 4 से 25 रैंक पर 25% की स्कॉलरशिप मिलती है। टेस्ट पैटर्न सिंपल है, जीएस के 150 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सभी साथीगण जुड़ जाएं मेरे साथ। हिंदी इंग्लिश 200 नंबर, 120 मिनट। हिंदी इंग्लिश की लैंग्वेज यहाँ पर रहती है। 120 मिनट का समय मिलता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 200। उम्मीद है आप लोग जुड़ेंगे कि भैया यहाँ पर 0.33% आपका कट कर लिया जाएगा यदि आप गलत उत्तर दे रहे हैं। प्लस फीचर्स के बारे में बता दूं आपको, लाइव क्लासेस मिलेंगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे, टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, शानदार सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। मुकेश कुमार जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कंप्लीट प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और आंसर राइटिंग आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। शानदार गाइडेंस भी आपको मिलेगी। प्रगति यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, सुबह 10 बजे से प्लस टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है। 19 जून से स्टार्ट हुई है, 25 जुलाई तक ये चलने वाली है। लक्ष्य टेस्ट सीरीज है यूपीपीसीएस मेंस के लिए, जो हमारे प्लस सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए। तो आप लोग जुड़ जाइए, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप। प्लस यहाँ पर हम लोग बात करें जो हमारे बैचेस अभी चल रहे हैं, जैसे यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल बैच चल रहा है, पोल साइंस का, सोशोलॉजी का, हिंदी का, हिस्ट्री का, फरवरी 2021 से स्टार्ट हुआ है। आप लोग ज्वाइन करें। यहाँ पर भैया सारथी बैच है यूपीपीएससी, 9 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्रगति बैच है, 10 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस कैंपस जी, हेलो नमस्कार। लक्ष्य बैच है आप लोगों के लिए यूपीपीएससी प्री और मेंस के लिए, 14 जुलाई से स्टार्ट होगा, तो आप लोग इसको जरूर जुड़ें। नूर आलम सर जी धन्यवाद। देखिए हमारे साथ हमारी ज्योग्राफी की फैकल्टी मिस्टर नूर आलम सर जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। सौभाग्य हमारे साथ। यहाँ पर यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, पैट, लेखपाल, बीओ ऑप्शनल कोर्सेज आप लोगों के चल रहे हैं। यहाँ पर 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल कोर्सेज आप लोगों को मिल जाएंगे, बहुत अच्छा है। अजीत लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सभी साथियों को नमस्कार प्रणाम। जल्दी जल्दी से आ जाएं सभी दोस्त। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर यहाँ पे आपको 1 महीने का यूपीएससी फ्री मिलेगा, यहाँ पर 2 महीने का कॉम्बो फ्री मिलेगा। ये सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है हमारा, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीएससी एंड यूपीपीएससी के लिए अनअकैडमी के माध्यम से कॉम्बो सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। यूपी में और बिहार में तैयारी करने के लिए 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का, तो आप लोग जुड़ें, बेहतरीन तैयारी करें। चलिए पहला क्वेश्चन मैंने आपके स्क्रीन पर रख दिया है। नमस्कार प्रणाम सभी साथियों को। चलिए जल्दी जल्दी से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है स्टाइलिश स्टार नीतीश कुमार यादव जी, स्वागत है आपका जी। शिवा टी जी, स्वागत है आपका। लिखा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटलेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसका सही से जवाब दीजिए। क्या इसका आंसर रहेगा? कौन कौन साथी जवाब दे रहे हैं, चलिए बता दीजिए भैया इसका क्या आंसर है। कि सर ये लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बटलेश्वर
बटेश्वर मंदिर का मेला लगता है या बटेश्वर मेला लगता है? जल्दी से आंसर दीजिए। मुकेश कुमार जी का आंसर है आगरा। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकेश कुमार जी, आगरा में लगता है। आगरा में भी ये भोलेनाथ मंदिर पे लगता है। कहाँ पर? जो भोलेनाथ मंदिर है, भोलेनाथ मंदिर पर भैया ये मेला लगता है। मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में लगभग 2250 मेले प्रतिवर्ष लगते हैं। कितने मेले? 2250 मेले प्रतिवर्ष लगते हैं। आप लोगों को जानकारी होगी इसके बारे में। और सबसे ज्यादा मेले अगर पूछा जाए, सबसे ज्यादा मेले उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में लगते हैं, तो आप कहेंगे मथुरा में लगते हैं। कहाँ पर? मथुरा में लगते हैं। अगर सबसे कम मेले की बात हो, सबसे कम मेले कहाँ पर लगेंगे, तो आप कहेंगे सर पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं। कहाँ पर? पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं। बात करें सर, आगरा में ही एक फेमस मेला लगता है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। कि सर हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक माना जाता है वो कौन सा मेला? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, एकता का, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा मेला माना जाता है? तो आप लोग कहेंगे सर सुलहकुल। कौन सा मेला लगता है जी? सुलहकुल मेला है जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लगाया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है ज्योति जी, मोनिका जी, बिल्कुल। हेमंत कुमार जी बहुत बहुत शानदार। पुष्पेंद्र कुमार जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो आप कह रहे हैं सर मथुरा। कहां पर भैया? मथुरा में। सही आंसर आप लोगों के माध्यम से दिया गया है। चलिए, शानदार, बेहतरीन। और कौन मित्र बताएंगे? यहाँ पर भैया एक और मेला लगता है फरवरी में। फरवरी माह में एक मेला लगता है, आप लोग जानते होंगे सर, मेला ही है, ताज उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? ताज उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। चलिए, सभी साथियों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लिखा है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? आगरा की बात चल रही है। चलिए जल्दी जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या इसका आंसर होगा और कौन कौन साथीगण जवाब देंगे? चलिए बता दीजिए जल्दी से, कौन कौन साथी बता रहे हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी से बता दें। एक बार सेशन को प्लीज शेयर करें सभी लोग। एक बार सभी साथीगण सेशन को शेयर कर देंगे ताकि और भी मित्र हमारे यहाँ पर जुड़ जाएं, शानदार तरीके से पढ़ें, मेहनत करें। चलिए, बहुत बढ़िया, लाजवाब आंसर आप लोगों के माध्यम से यहाँ पर दिया जा रहा है। बताइएगा सर इसका क्या आंसर हो जाएगा? कौन कौन साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं? चलिए बताइए जल्दी से, क्या इसका आंसर होगा? बहुत बढ़िया, डी आंसर है। सभी अधिकतर डी जवाब दे रहे हैं। सुलहकुल मेला सर कहाँ लगता है? सुलहकुल मेला आगरा में ही लगता है मुकेश जी, आगरा में ही लगता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। बिल्कुल। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के स्क्रीन पर लिखा हुआ है सर कि स्वदेशी कपास जो है वो अप्रैल के पहला पखवाड़ा यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही लगता है। अच्छा, कपास के लिए जो मुख्य भूमि है, मुख्य जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे सर बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। कौन सा? बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, रुहेलखंड का क्षेत्र है। कौन सा? रुहेलखंड का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भैया ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है कपास के लिए। जैसे कि आगरा पड़ जाता है, इनमें आगरा पड़ जाता है, अलीगढ़ पड़ जाता है। कौन सा? आगरा, अलीगढ़, बनारस, बनारस कहते हैं कि क्या बोलते हैं, हाथरस बोलते हैं। बनारस यहाँ पर नहीं आएगा, हाथरस आएगा, माफी चाहूंगा, हाथरस, अलीगढ़ और आगरा। ठीक है, मथुरा, ये वो क्षेत्र है जहां पर भैया अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही, फर्स्ट जो पहला पखवाड़ा यहाँ पर अप्रैल में कपास बोई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत क्या है? एक बार जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। कौन कौन साथी यहाँ पर जवाब देंगे? चलिए बता दीजिए जल्दी से। बुंदेलखंड, रुहेलखंड, मोहिनी साहू जी स्वागत है। बिल्कुल, अमन कुमार जी, मुकेश, लता जी, अन्या कुमारी जी, अन्या कुमारी जी, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के माध्यम से यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के स्क्रीन पर लगा दिया गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? सर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर है वो
20.23% है। कितना? 20.23% है। अगर मैं 2001 की बात करूं कि सर 2001 में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी, वो कितनी थी? तो आप कहेंगे सर यहां पर कितनी थी? 17.7%। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ डेटा हम लोग पढ़ लेते हैं कि सर उत्तर प्रदेश का जो औसत घनत्व है, औसत जन घनत्व कितना है 2011 के अनुसार? जन घनत्व कितना है? क्योंकि अभी तो हुआ ही नहीं है जनगणना, 2021 के एंड में होगा। चलिए घनत्व की बात हो रही है तो आप लोग क्या बताएंगे सर कितना किलोमीटर है? तो आप कहेंगे सर 829 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग निवास करते हैं? 829 लोग निवास करते हैं। ठीक है सर, साक्षरता दर कितनी है 2011 के अनुसार? साक्षरता दर, लिटरेसी रेट पूछा जाए तो आप बताएंगे 67.68% साक्षरता दर है। अगर पूछ ले सर उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है 2011 के अनुसार? लिंगानुपात, तो आप क्या बताएंगे? बताइए, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आप कहेंगे सर 912, यानी कि 1000 अगर लड़के हैं तो 912 लड़कियां हैं। ठीक है जी, चलिए अगर मैं यहां पर बात करूंगा, घनत्व की बात हो रही है, घनत्व की बात हो रही है भैया। हाँ जी, भारत का 382 है बेटा। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, यहाँ पर किसकी? यूपी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? यूपी की बात चल रही है। ठीक है, केवल यूपी 2011 की बात चल रही है, भारत की बात नहीं चल रही मोहिनी जी। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोगों ने सही से इसका आंसर दिया होगा शानदार तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थापित है? अफीम की फैक्ट्री कहां पर लगाई गई है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। कौन कौन मित्रगण यहाँ पर जवाब दे रहे हैं? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। इसका क्या आंसर होगा? चलिए चलिए बताइए इसका क्या आंसर है। कौन कौन साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं? जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। रोहित मेहरा जी, सर आप अपनी बात कीजिए। किस चीज में मेरी बात करना चाह रहे हैं रोहित जी? बताइए। चीकू, चीकू जी गाजीपुर, बहुत बढ़िया। तो आप कह रहे हैं सर गाजीपुर इसका आंसर होगा, क्योंकि गाजीपुर में 1820 में ब्रिटिश शासनकाल में फैक्ट्री लगाई गई थी। ब्रिटिश शासनकाल में फैक्ट्री लगाई गई थी। ठीक है, अगर पूछे सर सबसे ज्यादा अफीम कहां पर होती है? उत्तर प्रदेश में। यूपी की बात चल रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा अफीम कहां पर होती है? तो आप लोग क्या बताएंगे? सर सबसे ज्यादा अफीम बाराबंकी में होती है। कहां पर? बाराबंकी में सबसे ज्यादा अफीम उगाई जाती है। गाजीपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर किस गवर्नर जनरल की, यहाँ पर किस गवर्नर जनरल की भैया? तो आप कहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस की भैया कब्र है। ये भारत में मरने वाला था, मरा था। ठीक है, मरने वाला गवर्नर जनरल था। इसकी क्या है? यहाँ पर कब्र बनी हुई है। क्लियर है? इतना आप लोग कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे? बताइए जल्दी जल्दी से। इतना आप लोग कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे? कि सर गाजीपुर में जो है इत्र का आविष्कार भी हुआ है। इत्र के बनाने का उद्योग धंधा भी यहाँ पर स्टार्ट होता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल कोच की निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच, मॉडर्न मॉडर्न कोच फैक्ट्री है? मॉडर्न है ये। ठीक है, क्या है बेटा? ये मॉडर्न है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित है। रायबरेली, मुगलसराय, प्रयागराज, लखनऊ। क्या इसका जवाब आप लोगों के माध्यम से दिया जाएगा? नहीं मोहिनी जी, इसमें मिक्स क्वेश्चन है। यूपी स्पेशल नहीं है, इसमें मिक्स क्वेश्चन है सारे। ठीक है जी, इसमें मिक्स क्वेश्चन है। आप आगे आएंगे, अभी स्टार्टिंग में ही मैंने यूपी जीके के क्वेश्चन रख दिए थे, अभी आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आप यूपी स्पेशल ना समझें, इसमें मिक्स क्वेश्चन है सारे। चलिए बहुत बढ़िया, मोहम्मद शहनवाज जी, बहुत शानदार, रायबरेली आंसर दिया है आपने, जो कि एकदम सही आंसर है। रायबरेली बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं 2019 में
2019 की अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहेंगे भैया? 2019 में वाराणसी की अगर मैं बात करूं, किसके बारे में? वाराणसी के बारे में। वाराणसी, तो आप कहेंगे सर वाराणसी पहला ऐसा रेल इंजन बनाने वाला पहला कीर्तिमान स्थापित किया है जिसने डीजल इंजन को किसमें कन्वर्ट किया है? डीजल इंजन को विद्युत इंजन में, किसमें? विद्युत इंजन में कन्वर्ट कर दिया है, में परिवर्तित कर दिया है, किसमें? परिवर्तित कर दिया है। और कितने वाट का? तो आप कहेंगे सर 10,000 अश्व शक्ति, 10,000 अश्व शक्ति का भैया क्या बनाया है? इंजन परिवर्तित किया। जो पहले डीजल इंजन था वो अब इलेक्ट्रिक इंजन बन गया, जिसकी जो पावर है वो 10,000 हॉर्स पावर यहां पर दी हुई है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग लिख रहे हैं। चलिए आगे बात करेंगे। चलिए झांसी में भैया, झांसी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, झांसी की बात कर लेते हैं। झांसी में भैया 300 एकड़ में रेल कोच फैक्ट्री है। एकड़ में क्या है? रेल कोच फैक्ट्री बनी हुई है। क्या बनी हुई है? रेल कोच फैक्ट्री बनी हुई है। आप लोग कहेंगे सर ये प्रतिवर्ष 600 डिब्बे बनाती थी, लेकिन वर्तमान में इसका जो लक्ष्य दिया गया है वो 3,000 रेल कोच बनाएगी, 3,000 रेल कोच बनाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? यूपी SSSC पैट का है जी के। पता है समस्या ये है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं भैया सिद्धार्थ त्यागी जी, मेरी संडे क्लास होती है यहाँ पर, बाकी रेगुलर क्लासेस चलती हैं लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पर। मेरी जो डेली क्लासेज हैं, जो मेरी डेली क्लासेज होती हैं मेरी लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पर होती है। किस पर? लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पर होती हैं। तो आप लोग वहां पर मेरी क्लासेस देख सकते हैं। सुबह 10 AM हिस्ट्री होती है, 10 AM मेरी वहां पर हिस्ट्री होती है, और 6 PM मेरी पॉलिटी होती है। क्या होती है? पॉलिटी। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिएगा। आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित होगा? तो कौन कौन साथी बताएंगे? चलिए गंगा आंसर आप लोगों का आ रहा है, गंगा है। कि सर ये हिंदू धर्म के साथ साथ कौन कौन से धर्म के लिए प्रसिद्ध है? जैन एवं बौद्ध धर्म के लिए भी प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म के लिए भी प्रसिद्ध है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात। सर काशी को घाटों का नगर कहा जाता है या घाटों की नगरी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? घाटों की नगरी कहा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल ये यूपी स्पेशल नहीं है भैया, पता है आपको अपनी मनपसंद का करना होता है, अपनी मर्जी का करना होता है। ये मिक्स क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में भले ही मैंने 10 क्वेश्चन यूपी जीके के रख दिए हो, तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या यूपी जीके से, या यूपी जीके नहीं आएगा? बताइए, क्या यूपी जीके आपके यूपी SSSC पैट में, यूपीएसआई में, कांस्टेबल में नहीं आएगा? बताइए जल्दी से, आएगा या नहीं आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या गोरखपुर? बताइए जल्दी जल्दी से, इसका क्या आंसर होगा? आप लोग जानते हैं अगर आयुर्वेद की मैं बात करूं, किसकी मैं बात करूं भैया? आयुर्वेद रिसर्च सेंटर की बात की जाए, रिसर्च सेंटर की बात की जाए, तो आप क्या कहेंगे? रिसर्च सेंटर हो या भैया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट क्राफ्ट हो, कहां पर होगा? लखनऊ में होगा। कहां पर होगा जी? लखनऊ में। बताइए उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर है। कौन कौन साथी यहां पर जवाब दे रहे हैं बताएंगे? सेशन को प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए सभी साथीगण, जो हमारे मित्र यहां पर देख रहे हैं प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि और भी साथीगण जो लाइव नहीं है वो लाइव आ जाएं, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करें। तो आप कहेंगे सर लखनऊ में चिकन वर्क ज्यादा फेमस है, चिकन के सूट आप लोगों ने देखेंगे, सूट बनते हैं, कुर्ते बनते हैं, क्या बनते हैं? कुर्ते बनते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख लेंगे कुर्ते, कुत्ते नहीं कुर्ते, ठीक है जी, कुर्ते बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी जल्दी से बताइए सर, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन कौन साथी बताएंगे?
क्या इसका आंसर होगा? चलिए बता दीजिए जल्दी से, क्या इसका आंसर रहेगा? कौन कौन साथी बता रहे हैं? फिरोजाबाद आप लोग जानते हैं सर, ये शीशे के लिए फेमस है। किसके लिए? शीशे के लिए। शीशे की चूड़ियां यहाँ पर बनती हैं। ताले अलीगढ़ के फेमस हैं। ताले कहाँ के फेमस हैं? अलीगढ़ के ताले फेमस हैं। ठीक है जी, समझ गए आप लोग भैया? तो शीशे की चूड़ियां सबसे ज्यादा कहाँ की फेमस हैं? फिरोजाबाद की। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? चलिए बता दीजिए भाई, इसका क्या आंसर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, बताएंगे। ग्वालियर के सिंधिया ने, अवध की बेगम, हजरत महल, हैदराबाद के निजाम, भोपाल की सिकंदर बेगम। अगर 1857 की क्रांति की मैं बात करूं आप लोगों से कि सर ये 1857 की जो क्रांति हुई थी, ये क्रांति की नींव कहां से रखी गई? तो आप कहेंगे सर 29 अप्रैल 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में। कहां पर? बैरकपुर में भैया मंगल पांडे के द्वारा क्या किया जाता है? मंगल पांडे के द्वारा क्या किया जाता है भैया? मंगल पांडे के द्वारा भैया अपने जो सीनियर अधिकारी था उसका बाग, जनरल बाग की हत्या कर दी जाती है और वहां से फरार हो जाते हैं मंगल पांडे साहब। ठीक है, मंगल पांडे यहां से फरार हो जाते हैं और 8 अप्रैल 1857 में इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ग्वालियर अंग्रेजों के चमचे थे। जो ग्वालियर के सिंधिया परिवार था, सबसे ज्यादा चमचा तो यही था। हैदराबाद का निजाम ये भी चमचा था और भोपाल के सिकंदर बेगम ये भी चमचा थी। लेकिन अवध की बेगम ने भैया इस क्रांति को स्टार्ट किया। इन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं की बल्कि अंग्रेजों का विरोध किया। 30 जून 1857 में संपूर्ण अवध में भैया क्रांति का आगाज हुआ। क्या इसका आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा कि सर इन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी, बाकी सबने अंग्रेजों की सहायता की थी। क्लियर है जी? और सबसे बड़े गुलाम तो ग्वालियर के सिंधिया परिवार था, जो भी आज भी राज परिवार है वहां पर। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? घोषणा की बात हो रही है, बंगाल विभाजन के घोषणा की बात हो रही है। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर है। कौन कौन साथी बताएंगे? बताइए जल्दी से भैया इसका आंसर क्या है और कौन कौन साथी आप लोगों में से बता रहे हैं। चलिए कौन कौन साथी बता रहे हैं? चलिए मैं बता देता हूं भैया। बंगाल विभाजन हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया भैया? 20 जुलाई 1905 में बंगाल को विभाजन करने की घोषणा कर दी। क्या कर दी जी? घोषणा कर दी। विभाजन कब किया? फिर आपसे पूछा जाएगा विभाजन कब किया था, तो आप लोग बता देंगे विभाजन किया था 16 अक्टूबर 1905 में विभाजन कर दिया गया पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। कि सर 16 अक्टूबर को किस रूप में बंगाल में मनाया गया? तो आप कहेंगे सर 16 अक्टूबर को बंगाल में रक्षा दिवस के रूप में किसने मनाया था? तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। समझ रहे हैं आप लोग? रविंद्रनाथ टैगोर ने बेटा। ठीक है, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। घोषणा की बात की गई थी कि घोषणा कब हुई है, तो आप कह देंगे सर घोषणा हुई थी कब? कि सर 20 जुलाई 1905 में घोषणा। विभाजन कब हुआ है? तो आप कहेंगे सर इसका विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 में। अच्छा, विभाजन रद्द कब किया गया? आप कह सकते हैं कि सर विभाजन रद्द कब किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे विभाजन रद्द किया गया 1911 में। किसके द्वारा? किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा। किसके द्वारा? किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा विभाजन रद्द कर दिया जाता है। पंचम भारत आता है, किंग जॉर्ज पंचम भारत आया, इसने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया तृतीय दिल्ली दरबार आयोजन के समय में। अब बात करें सर 16 अक्टूबर को, एक तो हमने रक्षा दिवस मनाया रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर, और एक दूसरे के हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे के हाथों पर कलाई पर राखी बांधी, इसलिए रक्षा दिवस। शोक दिवस भी मनाया गया। चलिए बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे। जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे, इसका क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से। कहाँ रहते हैं आप लोग, पता ही नहीं चलता, फिर कहते हैं कि सर ये एग्जाम में आया नहीं था। पढ़ेंगे नहीं तो आएगा कहाँ से। और अभी तो कुछ साथी यही कह रहे थे यूपी जी के स्पेशल है क्या, कहाँ गए वो यूपी जी के वाले। आंसर दीजिए भैया। हरदयाल चीकू जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बिल्कुल बिल्कुल जी। टिगर, हाँ जी, टाइगर जिंदा है जी, बिल्कुल हरदयाल। देवलीना भट्टाचार्य जी, बिल्कुल शानदार। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरदयाल आंसर हो जाएगा। कि सर कब स्थापना होती है, 1913 में। कहां पर, यूएसए में एक जगह पड़ती है सैन फ्रांसिस्को। कौन सी जी, सैन फ्रांसिस्को एक जगह पड़ती है। तो आप लोग कहेंगे सर सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की जाती है। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की जाती है। और भैया 1 नवंबर 1913 में गदर पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। गदर पत्रिका प्रकाशित की जाती है। क्या यही जवाब दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है। लिखा हुआ है 1927 में महाराष्ट्र में मल्हार या महाड सत्याग्रह किसने आरंभ किया था। जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। कौन कौन मित्र, कौन कौन साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या रहेगा। आप लोग कौन कौन साथी हैं, चलिए बताइए जल्दी जल्दी से क्या इसका आंसर है आप लोगों के स्क्रीन पर। बिल्कुल सही जवाब है जी, सोहन सिंह ऑल्सो, बिल्कुल सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, सचिंद्र सन्याल और भी बहुत सारे मित्र थे। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सर कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो दलित वर्ग था, इन दलित वर्गों के लिए कुएं से पानी भरने, पानी के लिए, पार्कों में घूमने के लिए, ये अधिकार लड़ने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। ये प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। ज्योतिबा फूले को आप सभी लोग जानते हैं, इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। समाज, क्योंकि महाराष्ट्र में दलित वर्गों का शोषण किया जा रहा था। 1872 में इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, गुलामगिरी। कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये बुक है, इसको किसने लिखा है, तो आप कहेंगे ज्योतिबा फूले ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप क्या कहेंगे सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, 1928 में वारदोली सत्याग्रह चलाया था। कौन सा, वारदोली सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ये इनका प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन था। और इसी दौरान इन्हें एक उपाधि दी जाती है बारदोली की महिलाओं के द्वारा। किसकी, सरदार की उपाधि दी जाती है। किसकी, सरदार की उपाधि दी जाती है। महात्मा गांधी ने भैया 1917 में चंपारण, 1918 में अहमदाबाद, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1932 में दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1940 में कौन सा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन इनके द्वारा चलाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, इसका क्या आंसर होगा, चलिए बता दीजिए जल्दी से। चंद्रशेखर निराला जी कह रहे हैं 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अपनी एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि घोषणा कब करनी है। 20 जुलाई 1905 में घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 में उसका विभाजन कर दिया गया। ठीक है चंद्रशेखर निराला जी, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है। जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। 1919, बहुत बढ़िया, सभी साथीगण का जवाब है 1919। आप लोग जानते हैं 1919 के द्वारा क्या किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। प्रांतों में क्या किया गया, तो आप लोग याद रखेंगे सर, द्वैध शासन लागू किया जाता है। कि सर इस द्वैध शासन को समाप्त कब किया गया, 1935 के द्वारा
1935 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है भैया? समाप्त कर दिया जाता है। क्लियर है जी? समझ गए आप लोग? बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सर, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून या भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है सर 1909, जिसके द्वारा भारत में पहली बार पृथक निर्वाचक प्रणाली स्टार्ट होती है। पृथक निर्वाचक प्रणाली स्टार्ट हो जाती है। निर्वाचक प्रणाली स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। तो आप लोग अच्छे से लिख रहे होंगे उम्मीद करता हूं, और इसके माध्यम से तो आप लोग जानते होंगे प्रांतों में 11 प्रांतों में चुनाव कराए जाते हैं। क्या कराए जाते हैं? चुनाव कराए जाते हैं। इसी के माध्यम से 1937 में चुनाव हुए थे, फरवरी 1937 में। इसी के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। किसकी? संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की जाती है 1937 में। कहां पर? दिल्ली में। और इसी अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों को आधी स्वतंत्रता मिल जाती है। प्रांतीय स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित होती है? मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित होती है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि सर मुस्लिम लीग की बात हो रही है। मुस्लिम लीग की बात हो रही है तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि सर कब सम्मिलित हुई थी मुस्लिम लीग। ठीक है जी, कब सम्मिलित होती है? तो आप लोग प्लीज जवाब दीजिएगा कि सर इसका क्या आंसर हो जाएगा। ये जो लिखा है 26 अक्टूबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 26 अक्टूबर लिखा हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। जवाब दीजिए इसका। पिंकू जी पूछ रहे हैं सर आप कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? क्या पूछा है आपने भैया? पिंकू जी क्या पूछा है आपने? आपका एक ही मैसेज रिपीट हो रहा है कि आप बता क्यों नहीं रहे हैं, पता चले। आप बताइए सर, हमें भी पता चले। क्या बेटा माय डियर, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आपके कमेंट्स में देख लेता हूं। आपके कमेंट्स तो कुछ क्वेश्चन आपने पूछा है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा है आपने? क्वेश्चन बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? पिंकू जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए भैया। मैं आपके कमेंट्स पर ही नजर बनाए हुए हूं, और जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं तो कमेंट्स ना के बराबर ही पढ़ पाता हूं। आप पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर हम बात करेंगे। देखिए आंसर तो इसका यहाँ पर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1946। क्या आंसर हो जाएगा जी इसका? 26 अक्टूबर 1946। ठीक है जी, कब शामिल होती है? 26 अक्टूबर 1946 में। और ये घोषणा कब हुई थी? 2 सितंबर 1946 को सरकार बनाने की घोषणा की गई। सरकार बनाने की घोषणा की जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? फिर कब कब बनाई जाती है? तो आप कहेंगे सर 24 सितंबर में सरकार का गठन कर लिया जाता है और मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो जाती है। पिंकू जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे, अब आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। जब मैं यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करूंगा तब आप क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित पाकिस्तान भारत के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से इसका क्या आंसर है। कौन कौन साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं? बताइए जल्दी से। अब आंसर तो नहीं आया, और आपने पहले क्वेश्चन क्या पूछा वो भी आपने नहीं बताया, और आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है। चलिए गायब हो गए क्या आप? तो आप कहेंगे सर, यहां पर आप लोग कहेंगे सर कि सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा 1937 में 1947 में भैया क्या बनाया गया था? बिल्कुल बिल्कुल डी आंसर है आप सभी लोगों का। हर्षित जी का, अंजलि जी का, मोहम्मद गालिब जी का, चीकू चीकू जी का, सुनील वर्मा, सुनील मीना जी, मोहम्मद गालिब जी, जगमोहन, हाँ जी जगमोहन जी, बहुत बढ़िया, सुनील कुमार मंडल जी। डी आंसर आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। अब आप लोग कहेंगे सर कि ये सीमा कैसे बनती है? जैसे कि ये इंडिया है, ये क्या है भैया? ये इंडिया है। क्या है ये? इंडिया। इंडिया की बाउंड्री हो गई यहाँ से, उसके बाद यहाँ से हो गई भैया पाकिस्तान की बाउंड्री। किसकी? पाकिस्तान की। तो ये जो है ना, ये भैया क्या हो जाती है? सीमा हो जाती है। ये क्या हो जाती है? सीमा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है भारत का वो अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक है। देखिए आप लोग जानते हैं भारत का कुछ इस प्रकार से जो है, कुछ इस प्रकार से
ऐसे करके एक नक्शा बना हुआ है, ठीक है। माफी चाहूंगा, थोड़ा ज्यादा ही गड़बड़ हो गया ये। इससे अच्छा तो पहले ही था। चलिए, ये एक मैप बना हुआ है, आप लोग ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो आप कहेंगे सर कि यहाँ पर है उत्तरी अक्षांश, क्या है ये है उत्तरी अक्षांश, क्या है। तो आप लोग कहेंगे सर ये उत्तरी अक्षांश है। कौन सा अक्षांश है जी? ये उत्तरी अक्षांश है। ये क्या है बेटा? ये पूर्वी देशांतर है। ये क्या है? पूर्वी देशांतर है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी पूर्वी देशांतर ही होगा। ये भी पूर्वी देशांतर होगा और ये उत्तरी अक्षांश होगा भारत का। क्या होगा? उत्तरी अक्षांश होगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि सर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो आप कहेंगे सर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगर पूर्वी देशांतर की मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। उत्तरी अक्षांश पूछा है तो आप कहेंगे सर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा जी इसका? बी आंसर। कि सर पूर्वी बिंदु क्या है? अगर आपसे पूर्वी बिंदु पूछे तो आप कहेंगे किबुथु है। कौन सा है? किबुथु। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो आप बताएंगे किबुथु है सर। कौन सा? किबुथु कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है जी? अरुणाचल प्रदेश में। पूर्व में पूछा जाए सर गोरमोता है। कौन सा है? गोरमोता। और ये गोरमोता कहाँ पड़ता है? आप कहेंगे गुजरात में। अगर यहाँ पर पूछा जाए, यहाँ पर आप जो देखते हैं 6 डिग्री 45 मिनट जो कि अंडमान निकोबार में है, यहाँ आप कहेंगे सर इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जिसे पिगमेनियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट या पार्सियन पॉइंट कहते हैं। ये है भैया जम्मू कश्मीर। यहाँ पर होगा इंदिरा कॉल। क्या हो जाएगा जी? इंदिरा कॉल। आप लोगों से पूछा जाएगा कि उत्तरतम बिंदु कौन सा? इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में। कि सर भारत का पश्चिमीतम बिंदु कौन सा है? तो आप कहेंगे सर गोरमोता है। पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो आप कहेंगे सर किबुथु है। क्लियर है जी? चलिए, शानदार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया, शानदार। तो आप कहेंगे सर खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? तो खंबात की खाड़ी में माही गिरती है, साबरमती गिरती है। कौन सी? साबरमती गिरती है। और तापी गिरती है, लेकिन कोयना नहीं गिरती। ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। कहां पर? महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर। याद रखना कहां पर है ये? महाबलेश्वर से निकलती है। महामंडलेश्वर या महाबलेश्वर से निकलती है। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दीजिए। क्या इसका आंसर होगा? कौन कौन साथी बता रहे हैं? जल्दी जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए। बहुत बढ़िया। आप लोग यहाँ पर क्या जवाब देंगे? सर सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग चोटी। कौन सी है जी इनमें से? शिलोंग चोटी मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय संख्या नहीं है? बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। कौन कौन साथी बता रहे हैं? चलिए बता दीजिए जल्दी से। आप लोग कहेंगे सर 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, पुदुचेरी में नहीं है। कहां पर? पुदुचेरी में नहीं है। चंडीगढ़ में भी नहीं है। कहां पर? चंडीगढ़ में भी नहीं है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए, सबसे ज्यादा जनजातीय कहां पर है? सबसे ज्यादा शेड्यूल एसटी संख्या कहां पर होगी? तो आप लोग बताएंगे सर मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है जी, समझ गए आप लोग। अगर पूछा जाए यूटी कौन सी है सबसे ज्यादा जहां पर एसटी है? कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहां पर एसटी सबसे ज्यादा है? तो आप कहेंगे दादर एवं नगर हवेली। दादर एवं नगर हवेली। क्लियर है जी? चलिए,
नेक्स्ट है भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर है, कौन कौन बताएंगे? भूटिया जाति, जल्दी से बता दीजिए भैया। अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर। चलिए बहुत बढ़िया पल्लवी जी, मसालेदार रायता बिरयानी जी, अजय कुमारी, अन्या कुमारी जी, चलिए रविंद्र यादव जी, सिक्किम जवाब दे रहे हैं, टाइगर जी बिल्कुल सही, सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा भैया? सिक्किम राज्य में है। अच्छा मैं बात करूं नागालैंड के बारे में, तो यहाँ पर नागा जनजाति है, कौन सी है जी? यहाँ पर नागा है, और कौन कौन सी है? गारो है, कौन सी है जी? गारो है, कुकी है, गारो कुकी, और कौन सी होगी? तो आप लोग क्या बताएंगे? गारो, कुकी, और भैया मिक्र, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे सर डफला है, कौन सी है? डफला जनजाति है। डफला के साथ साथ यहाँ पर मिसमी है, कौन सी है जी? मिसमी है। अबोर है, ठीक है जी, कौन सी? अबोर है। त्रिपुरा की अगर मैं बात करूं लुसाई है, कौन सी जनजाति है यहाँ पर? लुसाई जनजाति है। ओरांग जनजाति है, कौन सी? ओरांग जनजाति है। तो सारी चीजें आप लोगों के समक्ष हैं, भले ही आप लोग भैया ना पढ़ें, मतलब आप तो पढ़ ही रहे हैं, जो और लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको पढ़ना चाहिए था, यहाँ पर पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इनमें से किस में सबसे अधिक घनत्व है? कौन कौन बताएंगे? चलिए बता दीजिए सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पर है, बताइए भैया इसका क्या आंसर होगा? हाँ जी, चलिए जवाब दीजिए। तो आप कहेंगे सर बिहार है, कौन सा है जी? बिहार है। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से, शानदार तरीके से, समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, लाजवाब आंसर है आपके बिहार, बहुत बढ़िया। कितनी है सर? तो आप कहेंगे सर 1106 है, यहाँ का घनत्व कितना है? 1106। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, पढ़ रहे हैं ना आप लोग? पश्चिम बंगाल का अगर आप लोगों से पूछा जाए, बंगाल में कितना है? 1028, 1028 है। दूसरे नंबर पे आता है बंगाल। केरल का पूछा जाए घनत्व, केरल का घनत्व पूछा जाए तो 860 है, केरल का कितना है? 860। अच्छा भारत का पूछ लिया जाए जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 है, कितना है? 382। उत्तर प्रदेश का हम लोगों ने पढ़ाई था, 829 है, कितना है जी? 829। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? कौन सा भैया पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ? जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर है। कौन कौन साथीगण बता रहे हैं इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो आप लोग बताइएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी बेसिन। कौन सा? कृष्णा गोदावरी बेसिन सक्रिय पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहां पर स्थित है? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस, यूक्रेन, कहां पर है? बताइए जल्दी जल्दी से इसका क्या आंसर होगा, कौन बता रहे हैं? चलिए बिल्कुल सही जवाब है आपके। तो आप क्या बताएंगे सर, यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा? देखिए अगर मैं सर्वोच्च बात करूं तो रूस इसका आंसर होगा। जो माउंट एल्ब्रस है जी कहाँ पर है? रूस में। रूस इकलौता ऐसा ऐसा है भैया जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। इसका विस्तार यूरोप में भी है और एशिया में भी है। लिखा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के समान समानता से संबंधित है? क्या क्या इसका आंसर आप लोग देंगे? चलिए बता दीजिए जल्दी से। कुछ ज्ञानी महान लोग थे जो स्टार्टिंग में आए थे, वो गायब हो गए क्या? अब आंसर नहीं दे पा रहे होंगे तो गायब हो जाते हैं, है ना? जो ज्ञान दे रहे थे गायब हो गए ना, वो जो यूपी यूपी कर रहे थे केवल। चलो यूपी तो छोड़ो, उनको तो ये भी नहीं आते। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, विधि के। अगर आप लोगों को पता होगा कि सर ये दो देशों के सम्मिलित से बना हुआ है, एक तो ब्रिटेन से, एक तो ब्रिटेन से और एक यूएसए से। ब्रिटेन से विधि के समक्ष समानता है, विधि के
समक्ष समानता है। उम्मीद है आप लोग पढ़ेंगे क्या है, विधि के समक्ष समानता है, और यहाँ पर विधि के समक्ष संरक्षण, विधि का समान संरक्षण है जी। क्या है? समान संरक्षण है। ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। अनुच्छेद 13 में लिखा है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। 17 में लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता का अंत। 26 में लिखा हुआ है धार्मिक प्रबंधन का अधिकार। ठीक है जी, धार्मिक प्रबंधन का अधिकार। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग में है? मौलिक अधिकार अगर मैं बात करूं सर, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 4 का है, जिसमें अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। डीपीएसपी संविधान का भाग 4। अब मैं बात करूं सर, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक मौलिक कर्तव्य की बात की जाए, यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार थे, यहाँ पर भाग 3 होगा 12 से लेकर 35 तक। ये मौलिक कर्तव्य यहाँ पर हमने गलत कर लिया ना, यहाँ पर ये संविधान का भाग 4 का है, ये 4 का है, और ये है भैया कहाँ से? तो आप कहेंगे सर ये 51 का जोड़ा गया, और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अब बात आ रही है आंतरिक शांति और सुरक्षा। भैया अनुच्छेद 51 कहता है, अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है आंतरिक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये भैया किस में आएगा? डीपीएसपी में आ जाएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व 51 यानी कि 51 ही कहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? मुझे लग रहा है हिंदी का पोर्शन है, ये वाला हिंदी का है। चलिए कोई बात नहीं, आ गए हैं तो कर ही लेते हैं, आ गए हैं तो कर ही लेते हैं। वैसे तो हिंदी का पोर्शन है, फिर भी आप लोग देखते हैं कौन कौन जवाब देगा। पैट में हिंदी आ जाता है। तो आप कहेंगे सर अपना और आत्म, आत्म नहीं होगा इसमें, जो सम्मिलित नहीं है। अपना के साथ क्या लगता है? आत्मन लगता है। क्या लगता है जी? आत्मन। तब होता अपना का भैया तत्सम क्या हो जाता? आत्मन हो जाता। क्या हो जाता जी? आत्मन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दवा किस भाषा का शब्द है? ये दवा किस भाषा का शब्द है? बताइए बताइए कौन सी भाषा का शब्द है? तो आप लोग बता देंगे दवा सर फारसी भाषा का शब्द है। किसका है जी? फारसी भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें। पसंद नहीं आ रही? चलिए तो बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपीपीएससी पैट के लिए महासंग्राम है। 40 दिन की रणनीति है। 40 दिन की रणनीति यहाँ पर स्टार्ट की गई है 11 जुलाई, यानी कि आज ये लाइव था, तो आप लोग देख लीजिएगा, हमने अनाउंसमेंट किया है। अब यहाँ पर कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है 12 जुलाई से। कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही है हमारी? यहाँ पर 12 जुलाई से हमारी क्लास स्टार्ट है। सुबह में अनंत भारत सर करंट अफेयर लेंगे, नूर आलम सर 8 बजे भैया लेंगे ज्योग्राफी, नितिन पांडे सर रीजनिंग लेंगे, हिस्ट्री मेरी क्लास होगी, सुबह 10 बजे मेरी क्लास होगी। ये सारी क्लासेस लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पे चलेंगी। किसमें? लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में चलेंगी। ठीक है। सुशांत पांडे सर की क्लास होगी स्टैटिक जीके की, साइंस की 11 बजे सुबह में। प्रशांत शुक्ला सर की क्लास होगी 11:30 बजे, आप लोग वहां पर जरूर आ सकते हैं। धर्मेंद्र यादव सर की क्लास होगी भैया 12 बजे पॉलिटी की। इंग्लिश की क्लास होगी सीना मैम की, आप लोग 1 बजे इनकी क्लास ले सकते हैं। और अनंत भारत सर की क्लास होगी 2:30 बजे, जो कि जीके की रहेगी। तो आप लोग यहाँ पर जरूर आएंगे, मेहनत करेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। और मेरी एक क्लास ये हो गई, एक क्लास ये हो गई, और एक क्लास मेरी चलती है शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे चलती है। तो आप लोग उसमें जरूर पढ़ें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होंगी। तो आप रेगुलर हमारे साथ लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पर जुड़ सकते हैं। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।